एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी के लिए कहा गया है कि ये वेदों का नेत्र है, आइस है। 5000 साल पुरानी हमारी साइंस है। पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष उन पर डिपेंड करती है। अगर ये इतनी बढ़िया चीज है तो लोगों का एस्ट्रोलॉजी से विश्वास क्यों हट रहा है सर? यही हाल रहा, जो रेमेडी बेस्ड एस्ट्रोलॉजी हो गई है, कुछ समय बाद लोग आपको मारने के लिए दौड़ेंगे। फिर 99% एस्ट्रोलॉजर सेल्समैन हो गए। अब इसकी वजह से जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है वो अपने आप को साइड डाउन कर रहा है। मैं कब लाइफ में बीमार पड़ूंगा, कब मेरा एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, ये सब कुछ पता लग जाता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 चीजें ठीक है, DOB, TOB और तो आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं 100% सही जाएंगी। D60 चार्ट में क्या होता है? D60 चार्ट में आपकी जीवन की हार जीत, यश अपयश, हर चीज का, जैसे कि आपका थंब इम्प्रेशन यूनिक है ना, पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, वैसे ही आपकी जो कुंडली है वो यूनिक है। रोहिणी सकट भेदन, जुपिटर का अतिचारी होना, तो ये बड़ा 2027 से जो टाइम है थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। इसमें महामारी, क्लाइमेट चेंजेस, कोई बड़ी मैन मेड डिजीज, मुहूर्त के पीछे क्या साइंस है? तिथि, योग, वार, करण, नक्षत्र, इन चीजों को आप फॉलो करके अगर मुहूर्त बना रहे हैं अपनी कुंडली को मैच करके, तो वो आप पर अच्छा करेगा। ऐसा कह सकते हैं कि मोक्ष इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ योर थॉट्स। आप जिन चीजों से मुक्ति पालो वो आपका मोक्ष है। कि नैनन छिदन्ति शस्त्राणि, नैनन दहति पावता, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। तो क्या एक एस्ट्रोलॉजर फ्यूचर चेंज करने की ताकत रखता है? भविष्य का ज्ञान तो श्री कृष्ण को भी था कि महाभारत होनी है, लेकिन फिर भी वो आने वाले विनाश को नहीं बचा पाए। साल का आखिरी दिन है, 31 का ये दिन है, और मैं आखिरी एपिसोड जो 1 साल से हम एडॉन टॉक्स पे सारे ऑकल्ट साइंस के पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आखिरी दिन पे ये आखिरी एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हम चेंज करेंगे एंड एवरीथिंग, बट आज इतने सारे एपिसोड करने के बाद जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स हमने स्टडी करे हैं, तो उसमें एक ही सवाल बार बार लोग पूछ रहे हैं, जो कि मेरा भी सवाल है कि लोगों का, अगर एस्ट्रोलॉजी इतनी, लोग कहते हैं कि इससे प्रिडिक्शन भी की जा सकती है, इससे फ्यूचर भी बदलने के कुछ लोग दावे करते हैं, इससे आपकी लाइफ में कोई भी समस्या चल रही हो वहाँ से बाहर निकालने के दावे करते हैं, सब कुछ मतलब भगवान से भी ऊपर ले जाते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजर्स की, अगर वो एस्ट्रोलॉजर है तो सर्वश्रेष्ठ बताते हैं खुद को। पर फिर भी अगर ये इतनी बढ़िया चीज़ है तो लोगों का एस्ट्रोलॉजी से विश्वास क्यों हट रहा है सर? देखिए वरुण जी, जो मैं देख पा रहा हूँ और जो मुझे प्रेरणा मिल रही है आपके लिए बताने के लिए, कि आप पिछले 1 साल से आपने जो काम शुरू किया है, इसको लेके आपके मन में काफ़ी चेंजेस चल रहे हैं, कुछ नया डालना चाह रहे हैं, बट वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल पा रहा है। जी। अच्छा, अपना हाथ दिखाइए। आप, आपके हाथ में यश बहुत है, आपने लोगों के लिए इतना किया है कि मुझे दिख रहा है कि आप जीवन भर लोगों के लिए करते आ रहे हो, लेकिन आपको कोई रिवर्ट बैक नहीं आ रहा है, ठीक है। और पिछले कुछ टाइम से मुझे लग रहा है कुछ फैमिली मेम्बर की हेल्थ भी डाउन चल रही है, किसी न किसी फैमिली मेम्बर की, मम्मा की। हाँ, देखिए मैं बता रहा हूँ, मुझे प्रेरणा आ रही है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मुझे एक ईश्वरीय शक्ति मेरे कान में मुझे बता रही है। और या फिर मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि आपका करियर कहीं ना कहीं अब कुछ रुक सा गया है, आगे नहीं बढ़ रहा पिछले कुछ टाइम से। तो मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है कि आप पर कोई तंत्र हुआ है। अच्छा, आप याद कीजिए पिछले 1 साल में आपने किसी रिलेटिव के थ्रू कोई सफ़ेद चीज़ खाई है, मिठाई में खाई होगी, बस यहीं से आपकी तरक्की रुक गई है। अब मैं आपको दूंगा एक रेमेडी, एक पूजा है जो आप मेरे से कराओ, कुछ मैं आपको पत्थर दूंगा पहनने के लिए, जेम्स, उनको पहनिए, फिर देखिए आपका जो लाइफ है कहाँ से कहाँ चली जाएगी, और मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। ओके। तो बस यही एक रीज़न है कि लोगों को एस्ट्रोलॉजी से विश्वास उठ रहा है। लोगों की जो मान्यता है कि एस्ट्रोलॉजी जो प्रेडिक्शन कर सकती है, मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई, इसके लिए किसी एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप मैनेजमेंट की पढ़ाई पढ़ो, MBA की। आपको एसेस करना है सामने वाले को, आपको जज करना है उसकी प्रॉब्लम्स को, और उसकी प्रॉब्लम सुन के कुछ ना कुछ उसको बताना है। और यही एक कारण है जिसकी वजह से लोगों का एस्ट्रोलॉजी से जो बिलीफ है, जो विश्वास है, वो उठ रहा है। और मैं एक चीज़ और बोल देता हूँ, प्रेडिक्शन ही कर देता हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ। अगर यही हाल रहा जो रेमेडी बेस्ड एस्ट्रोलॉजी हो गई है, तो कुछ समय बाद अगर आप जैसे ही बोलो कि आप एस्ट्रोलॉजर, लोग आपको मारने के लिए दौड़ेंगे, क्योंकि वो इतना पक चुके होंगे इन फ्रस्ट्रेशन से, इतनी रेमेडी कर करके ऊब चुके हैं, और वो
एक्चुअली भूल गए कि एस्ट्रोलॉजी है क्या, उनको कोई बताने वाला है नहीं। सारी एस्ट्रोलॉजी रेमेडी बेस्ड कर दी गई है कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये हो जाएगा। तो जो एस्ट्रोलॉजी है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। और जो मैंने आपको प्रेडिक्शन की, इसके लिए किसी एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है। 5-10 लाइनें में रट लो, आपकी रोजी रोटी चलने लगेगी। Right. और कुछ उल्टे सीधे रेमेडी जो दिमाग में आपके आने लगेगी, दही खरीद लो, यहाँ लगा लो, या कुछ आप वर्ड्स बोलते रहो कंटिन्यू, तो आपके घर की सीलिंग फट जाएगी। हाँ। बारिश ही बारिश पैसों की। हाँ। तो इसके लिए केवल आपको एक प्रैक्टिकल बंदा होना जरूरी है, किसी नॉलेज और किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। और यही कारण है कि आज के लोग एस्ट्रोलॉजी पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहे। जो इंटेलेक्चुअल है, जो Right. समझदार है, वो एक चीज बोल रहे हैं जो पी के मुंह में, ये रॉन्ग नंबर है। हाँ। तो अब Right. जो वक्त आया है इन रॉन्ग नंबर्स को आइडेंटिफाई करने का, इन रॉन्ग नंबर्स को एलिमिनेट करके बाहर करने का। क्योंकि अब इसकी वजह से जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, जिसको मैं जानता हूँ कि बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी नॉलेज है, वो अपने आप को साइड डाउन कर रहा है। क्योंकि उसको पता है कि उसकी गिनती भी इन्हीं लोगों में की जाएगी जो कि रॉन्ग नंबर्स हैं। ओके, सो बेसिकली ये तो आई गेस फिर 99% एस्ट्रोलॉजर सेल्समैन हो गए। बिल्कुल, क्योंकि जो भी आपने कहा वो एक सेल्स पिच थी जो हर कोई कह रहा बिल्कुल, है बिल्कुल। आप दिल के बहुत आपको अच्छे हैं अपना पर आपके साथ product बुरा हो रहा बेचना है। बिल्कुल, राइट, ओके, मेरे इंटरेस्टिंग। पास एक चीज, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, सॉरी। ये मैं केवल इम्प्रेस करने के लिए आपको बोला था। हाँ, थोड़ा सा मैं इसमें ये थोड़ी 2-4 मालाएं पहन लेता, ये पूरा पीला कर लेता अपने ऊपर का, तो शायद और इफेक्टिव लगता। हाँ, आप कुर्ता डाल के आए होते। कुर्ता डाला होता, बट मैंने नहीं पहना। जैसे मैं नॉर्मल रहता हूँ, मैं नॉर्मल नॉलेज के लिए, जो इनर नॉलेज है उसके लिए ये जो बाहरी आवरण है इसकी आवश्यकता नहीं है। राइट, सो पॉडकास्ट तो फिर भी हम एस्ट्रोलॉजी का कर रहे हैं, या तो क्या बात करेंगे हम आज हम बात करेंगे नहीं, आज मैं बताऊंगा आज हम क्या बात नहीं करेंगे। ओके। सबसे पहले तो जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं उनको क्लियर कर दूं, इस पॉडकास्ट में मैं कोई ऐसी रेमेडी नहीं बताने जा रहा हूं जिससे कि पैसों की बारिश होगी, आप माला माल हो जाओगे। मैं इस पॉडकास्ट में आपको कोई ऐसा टोटका नहीं बताने जा रहा हूं, या कोई ऐसी पोटली बनाने को नहीं बोल रहा हूं जिसको आपके घर के इस डायरेक्शन में रख दो तो आप पर 1000 करोड़ का कर्ज है वो भी उतर जाएगा। मैं आपको इस पॉडकास्ट में कोई ऐसा उपाय भी नहीं बताने जा रहा हूं जिसको करने के बाद आपका एक्स वापस आ जाएगा, आपका मनचाहा प्यार आपके वश में हो जाएगा। मैं आज भविष्य मलिका के नाम पर आपको डराऊंगा नहीं। आज मोदी जी की भी सरकार नहीं गिरेगी। और थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए जो प्रेडिक्शंस हो रही हैं, तो वो क्यों हो रही हैं उनका रीजन बताऊंगा। आज जो बातें होंगी प्रामाणिकता के साथ, विश्वसनीयता के साथ, डेटा के साथ, फैक्ट एंड फिगर के साथ। और इनमें से जिन लोग को भी अगर लगता है कि फैक्ट्स एंड फिगर में डिफरेंस हो, कमेंट बॉक्स में जाके लिखे, और मेरे कमेंट्स में मेरे फैक्ट एंड फिगर में गलती होगी, मैं ज़रूर उसको चेंज करूँगा। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद अभी भी अगर आप इस पॉडकास्ट को देखना चाह रहे हैं या देखने जा रहे हैं, तो मैं एक बात की तो गारंटी लेता हूँ, ये पॉडकास्ट आपके जीवन की दशा और दिशा बदल देगा। इस पॉडकास्ट के ख़त्म होते होते आपको पता चल जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, जो कि आपने मुझे लगता है अभी तक नहीं सुनी है। एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है, एस्ट्रोलॉजी बेस्ड किस पे है, आपको अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का कैसे सामना करना है, एस्ट्रोलॉजी ये सिखाती है। तो आज के इस पॉडकास्ट से आप जुड़े रहिए आखिरी तक। अगर अभी तक जुड़े हुए हैं, मैं पूरा वादा करता हूँ आपके साथ कि आपके जीवन को एक नई दशा और दिशा मिलेगी। ग्रेट, ओके। तो फिर आज मतलब एस्ट्रोलॉजी समझेंगे हम, बेसिकली जी। जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी। जी। ओके, सो एक सवाल मेरा रहता है कि हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी में हाउसेस होते हैं, ये 12 पे ही क्यों रुके? अगर हम प्लैनेट्स को देखें तो 9 प्लैनेट्स बताए जाते हैं जी, तो 9 हाउसेस भी बना सकते थे। राइट। क्यों 12, 10 क्यों नहीं, 11 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं, 100 क्यों नहीं? राइट। 12 हाउसेस के पीछे क्या लॉजिक है? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी आई कहाँ से। जी। जो हमारे वेदांग थे, जो 6 थे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ओके। उसी में से एक पार्ट है ज्योतिष, छठा पार्ट। एस्ट्रोलॉजी के लिए कहा गया है कि ये वेदों का नेत्र है, आइस है। तो ये 5000 साल पुरानी हमारी साइंस है, कोई सूडो साइंस नहीं, प्योर साइंस है जो एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड है। और जो पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी है, जो हम पुरुषार्थ चतुष्टाय बोलते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उन पे डिपेंड करती है। अब कुंडली के 12 हाउसेस में क्या क्वालिफिकेशन है या कैसे डिवाइड हुए, ये मैं आपको बताता हूँ। कुंडली का फर्स्ट हाउस आपका धर्म होता है, दूसरा हाउस आपका अर्थ होता है,
तीसरा हाउस आपका काम होता है, फोर्थ हाउस आपका मोक्ष होता है, और इसी डायरेक्शन में ये चलती जाती है। तो पूरी की पूरी कुंडली चार्ट उसमें आपके त्रिकोण में डिवाइड है, धर्म त्रिकोण, क्योंकि आपको इन्हीं 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है इस जीवन में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो जो पहला आपका त्रिकोण है धर्म त्रिकोण, ये 1, 5, 9 कुंडली के ये हाउसेस धर्म त्रिकोण बना रहे हैं। आपकी कुंडली का 2nd, 6th, 10th ये हाउस आपका अर्थ त्रिकोण बना रहे हैं। कुंडली का 4th, कुंडली का 3rd, 7th और 11th हाउस मिलके काम त्रिकोण बना रहे हैं, और 4th, 8th, 12th हाउस बना मिलके मोक्ष त्रिकोण बना रहे हैं। तो कुंडली अपने आप में आपके जो जीवन के जो पुरुषार्थ हैं 4, उनको डिफाइन कर रही कि धर्म के साथ आपका जन्म हुआ, आप बड़े हुए, फिर आपको अर्थ की जरूरत हुई, अर्थ के बाद काम, यानी आप फिजिकल दुनिया में इन्वॉल्व हुए, फिर अल्टीमेटली आपकी लाइफ का टारगेट मोक्ष। तो पूरी की पूरी कुंडली में जो 12 हाउसेस का कॉन्सेप्ट है ये है साइंटिफिकली। और कुंडली आपकी पूरी की पूरी कर्मा थ्योरी और पुरुषार्थ पर बेस्ड है। इसके 2-3 ऐसे कीवर्ड्स हैं जो इसकी आधारशिला है, संचित कर्म, प्रारब्ध, क्रियामान कर्म, पुरुषार्थ, बस यही हॉरोस्कोप है, यही कुंडली है, यही एस्ट्रोलॉजी है। और जिसने इस चीज़ को समझ लिया वो एस्ट्रोलॉजी को समझ लेगा। ओके, सो मैं ये कह सकता हूँ कि वो पूरा जो एक बॉक्सेस होते हैं, हाँ, उसमें हमारे ट्रायंगल्स होते हैं, और में वो 12 उसमें डिवाइड होते हैं जिनको हम हाउसेस या घर कहते हैं। 4 पार्ट्स, 4 पुरुषार्थ में डिवाइड है पूरी कुंडली, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। राइट। अब इसमें जोन से भी प्लैनेट जहाँ पे भी फॉल कर रहे हैं वो हमारे को डिजाइन कर देते हैं कि मेरा नेचर कैसा होगा। बिल्कुल, मेरी शादी किससे होगी या कैसे इंसान से होगी, मेरे को काम क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, मैं कब लाइफ में बीमार पड़ूंगा, कब मेरा एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, ये सब कुछ पता लग जाता है। बिल्कुल सर, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 चीज़ें ठीक हैं, DOB, TOB और POB, यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, राइट, और एस्ट्रोलॉजर सही है, तो आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं 100% सही जाएंगी। अब अगर आपकी प्रेडिक्शन सही नहीं जा रही तो 2 ही चीज़ें होंगी, तीसरी होगी ही नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ। या तो आपकी डिटेल्स गलत है या फिर एस्ट्रोलॉजर गलत है, तीसरी बीच की चीज़ ही नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बहुत सारे अभी हमारे साथ पॉडकास्ट होते हैं तो कोई आके बताता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ तो चलो इजी है, प्लेस ऑफ बर्थ बहुत इजी है कि आप कहाँ पैदा हुए, पर टाइम ऑफ बर्थ में बहुत इशू आ रहा है कि लोग कहते हैं कि जिस टाइम पे डॉक्टर ने लिख दिया या वो टाइम, या फिर जिस टाइम पे आपकी कॉर्ड कट हो रही है वो टाइम, और कोई कहता है कि जब उस टाइम से 9 महीने पहले जब आप एक प्रोसेस में आ गए, कंसीव होना स्टार्ट हो गया, तो एक वो टाइम। अब लोग इन सब से अलग कुंडलियां बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या चल रहा है? देखिए, टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है। राइट, आपका जो बर्थ टाइम है अगर वो एक्यूरेट है तो आपकी प्रेडिक्शन उतनी ही एक्यूरेट होंगी। तो बेसिकली उसमें हमारे पास 2-3 टूल्स हैं। आपके पास जो टाइम है और आपको टाइम को लेके डाउट है तो टाइम करेक्शंस हो सकते हैं। टाइम करेक्शंस कैसे हो सकते हैं? आपकी लाइफ में जो पास्ट इवेंट्स हैं, सपोज आपकी मदर की डिटेल, फादर की डिटेल, आपके भाई बहनों की डिटेल, और आपकी लाइफ में जितने इवेंट्स बीत चुके हैं उसको हम सामने रख के अगर बैक कैलकुलेशन करें, क्योंकि ये सारा मैथमेटिक्स, रिवर्स कैलकुलेशन करना शुरू करें, और एक एक हम आपके इवेंट्स को पकड़े लाइफ के कि किस कॉम्बिनेशन से मुझे दिख रहा है कि आपके 3 भाई हैं, किस कॉम्बिनेशन से दिख रहा है कि और आपकी शादी इस डेट को हुई थी, किस कॉम्बिनेशन से दिख रहा है कि इस डेट को आपको बच्चा पैदा होता है। तो जब 4-5 कॉम्बिनेशन किसी पर्टिकुलर टाइम को फोकस करेंगे तो एक टाइम करेक्शन हो जाएगा ये। तो यहाँ पर ये आपका एक एक्यूरेट टाइम होगा। तो मोस्टली जो डॉक्टर्स देते हैं टाइम में भी वो ठीक होता है, लेकिन आपने जो एक बहुत अच्छी बात कही कि जो बच्चा जब गर्भ में आता है, कंसीव होता है, तो कई लोग कहते हैं वहाँ से दशा शुरू हो जाती है। बिल्कुल, जो विष्णोत्तरी दशाएं होती हैं, जिस टाइम कंसीव हुआ उसी टाइम कोई ना कोई दशा, गर्भाशीष दशा जिसको बोलते हैं, लग जाती है। तो जब भी कोई बच्चा पैदा होगा वो कुछ ना कुछ दशा बैलेंस लेके पैदा होगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं पैदा होगा जिसकी एकदम जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन से दशा स्टार्ट हुई, पूरी की पूरी दशा उसको मिल रही हो। आप, मैं, चाहे किसी का भी आप हॉरोस्कोप देख लीजिए, सपोज मेरी मंगल की दशा में मेरा जन्म हुआ तो मंगल की दशा लगभग 7 साल की होती है, 7 साल की होती है। तो इस दशा कुछ पार्ट मेरा पहले ही हो चुका है, जो कि मेरा प्रारब्ध, मेरी डेस्टिनी जिस चीज़ को बता रही थी, उसका कुछ दशा बैलेंस मिला मुझे 3-4 साल का, जो मुझे बर्थ के बाद मिला, वो मैंने उसको भोगा या फिर जो टाइम बीता उस दशा में बीता। तो डेफिनेटली दशाएं तो
आपने जिस दिन आपके अंदर जीव ने प्रवेश किया, आत्मा ने प्रवेश किया, आपकी दशाएं वहीं शुरू हो जाती हैं, गर्भाशिष्ट दशाएं जिनको बोलते हैं। और वो दशाएं ही आपका इम्पैक्ट करती हैं कि जन्म के बाद अब आपको करना क्या है। सपोज कोई काल पुरुष या मेष लग्न की कुंडली है और उसको जन्म लेते ही आपको 9th हाउस की दशा मिल गई, यानी जुपिटर की दशा मिल गई, और जुपिटर बैठा भी वेल प्लेस्ड है, 9th में बैठा है या कर्क राशि में उच्च का होकर बैठा है, तो इस बच्चे की जो जीवन है बहुत अच्छे डायरेक्शन में जाएगा। जो भी उसको 16 साल में से जो भी उसको मिली 10 साल 12 साल की, तो अब इसका डायरेक्शन एक अलग तरीके से जा रहा है। ये डेस्टिनी उसको डिफाइन कर रही है कि आपका जीवन होना कैसे है। ओके, आपने बोला कि अगर हम रिवर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम शादी कब हुई थी, कितने भाई हैं, कितने कब कब क्या इवेंट्स है, उससे हम बैक रिवर्स कैलकुलेशन से ही पता लगा सकते हैं कि उनका एक्यूरेट टाइम क्या है। पर हम लोग सही मुहूर्त देखते हैं। अब आई गेस मुहूर्त उस अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग नहीं देखा जा रहा है, मुहूर्त देखा जा रहा है कि अच्छा टाइम कौन सा है। तो इसके मुहूर्त के पीछे क्या साइंस है? और दूसरा, अगर सपोज किसी की शादी हो रही है तो वो दोनों पार्टनर्स की कुंडली मिला के मुहूर्त देखा जाता है, या इन जनरल मुहूर्त देखा जाता है कि तारा डूब गया तो ये शादी नहीं होती और ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं? तो मुहूर्त के पीछे क्या लॉजिक्स हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में जो मुहूर्त है उसका बड़ा एक विशेष योगदान है। मुहूर्त का काम है कि जब आप कोई काम करने जा रहे हो तो जो नेचुरल पावर्स है वो आपके सपोर्ट में हो। मुहूर्त का केवल हम इसलिए यूज करते हैं कि जो नेचुरल पावर्स हैं प्लैनेट्स की, जो एनर्जी है उस टाइम आपके प्लैनेट की एनर्जी से मैच कर रही हो। आपको जो काम होने की संभावना 50% हो, 90%, 100% तक सक्सेस हो, जिससे आप उस टाइम की जो पॉजिटिव एनर्जी का यूज कर सको। सपोज मुहूर्त का वही काम है कि आपको अगर गेहूं की फसल बोनी है तो आपको एक टाइम पता है ना कि इस महीने में ही बोनी है मुझे। आप ऐसा तो नहीं साल भर में कहीं बो दो, क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो मुहूर्त का वही टाइम काम है कि आपको एक सही टाइम बताना कि इस टाइम आप ये काम करेंगे तो इसके सक्सेस होने के चांस बहुत ज़्यादा है। और मुहूर्त के लिए कुंडली का हो, आपकी जो जन्म कुंडली है उसी से मैच करके हम मुहूर्त को डिजाइन करते हैं कि आपकी कुंडली में उस टाइम कहीं जो आप कोई काम करने जा रहे हैं तो मून का प्लैनेट जो ट्रांजिट है 4th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में ना रहो, कोई ख़राब दशाएं ना चल रही हो। और जो मुहूर्त हम जिस चीज़ के लिए चुन रहे हैं, व्हीकल के लिए चुन रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक अलग पैरामीटर्स लेंगे। घर के लिए हम मुहूर्त ले रहे हैं तो एक अलग पैरामीटर्स लेंगे। मैरिज के लिए जो मुहूर्त निकाला जाता है फेरों का, तो बिल्कुल वो आपकी लड़के की और लड़की की कुंडली मैच करके उसके हिसाब से जो बेस्ट डेट आती है, त्रिबल शुद्धि और कई सारे टर्म्स हम यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर हम मुहूर्त निकालते हैं जिससे कि इनका जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी जाए। ओके, तो मुहूर्त हम लोग ऐसे देखते हैं कि हम कुंडली के साथ अगर अलाइन करके देखें तो उसकी एक्यूरेसी और बढ़ती है। बिल्कुल। अगर हम जनरल मुहूर्त देखें, जैसे कहा जाता है कि आई गेस राहु काल होता है, चल मुहूर्त होता है, स्थिर होता है, तो अगर हम वो जनरल पे करते हैं तो इट्स गुड कि अगर मेरे को कोई काम ऐसे करना है जो चल उसमें, और मैं चाहता हूँ कि चलता रहे वो काम, मूवेबल, तो मैं उसमें करूँ। जैसे गाड़ी लेना और ऐसे आगे, जैसे गाड़ी आप लोग कई एग्जांपल दे, तो गाड़ी ली खड़ी रहती है, गाड़ी ली नई गाड़ी ली 1 महीने के अंदर रोड एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें आपकी 4-5 चीजें तो देखनी चाहिए। तो जो लगन हो वो आपका मूवेबल हो, ठीक है, कोई गाड़ी चलनी है, खड़ी तो होनी नहीं। जो योग बन रहे हैं वो अच्छे हो, जो नक्षत्र हो वो अच्छे हो, कोई वैसे खराब नक्षत्रों में आप ना ले रहे हो। जो इसमें आपका वार है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि फ्राइडे जैसे व्हीकल के लिए बहुत अच्छा मानते हैं। बेसिकली जो हमारे पंचांग के 5 पैरामीटर्स हैं, तिथि, योग, वार, करण, नक्षत्र, इनको फॉलो करके जो बेस्ट होगा आपकी कुंडली के हिसाब से, कोई खराब ट्रांजिट ना घूम रहा हो, दिन जो मून का मूवमेंट है वो खराब हाउसेस में ना हो रहा आपकी कुंडली में, तो इन सारी चीज़ों को देख के आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप किसी काम को शुरू करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ओके, कुछ ऐसा भी होता है कि जनरल मुहूर्त सही नहीं है पर वो मेरी एस्ट्रोलॉजी, मेरी कुंडली के अकॉर्डिंग मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो मेरे को उसमें करना चाहिए, बट वो जैसे कहा जाता है कि राहु काल अच्छा नहीं होता। देखिए, राहु काल का कॉन्सेप्ट लोगों ने बताया, बट ये साउथ में ज़्यादा ले जाता है, उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता नहीं है। आपकी कुंडली में सही ट्रांजेक्शन चल रहा हो, आपने जो मैंने 5 चीज़ें बोली है, तिथि, योग, वार, करण, नक्षत्र, इन चीज़ों को आप फॉलो करके अगर मुहूर्त बना रहे हैं अपनी कुंडली को मैच करके, तो वहाँ पर अच्छा करेगा। जनरल मुहूर्त की बात रही तो मैं इतने बोलूँगा, जैसे आपको बुखार है तो एक जनरल मेडिसिन मैंने आपको पैरासीटामोल दे दी, वो काम कर भी सकती, नहीं भी कर सकती, क्योंकि मैंने आपकी चेक नहीं की अंदर दिक्कत किस चीज़ से है। 50-50 और 50-50 पे ना एस्ट्रोलॉजी होती है, ना कोई आपका जितना भी नॉलेज वाला पार्ट है कुछ नहीं होता।
तो मुहूर्त इस तरीके से काम करता है कि आप पर पर्टिकुलर क्या प्रॉब्लम है, कौन सी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, कौन सी चीज़ें आपके टाइम को देखते हुए ज़्यादा फेवरेबल हो रही हैं ट्रांजिट के टाइम में, आपकी बर्थ की जो कुंडली है उससे। ओके आपने स्टार्टिंग में पॉडकास्ट के बोला था कि ये पॉडकास्ट अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको दशा दिशा और कर्म आपको समझ आएंगे और वो बेटर हो जाएंगे। तो कर्म के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब मेरे लिए कर्म ऐसा है कि मैं अगर अच्छे काम करूंगा तो मेरे को अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा वापस मेरे साथ यूनिवर्स अच्छा करेगा। अगर मैं पाप करूंगा, गलत काम करूंगा, चाहे एथिकल नहीं हूँ, चाहे मैं मानसिक बहुत गलत सोच रहा हूँ या फिर मैं बाय लॉ कुछ गलत कर रहा हूँ, तो तीनों चीज़ों में मेरे पे वापस वो रिटर्न आएगा। बिल्कुल। पर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो मेरे को आज तक समझ नहीं आया वो ये है कि अगर सपोज किसी की डेथ होती है तो हम रिचुअल करते हैं 13 दिन के। अब उन रिचुअल में हमें ये समझाया जाता है कि आप इनको मोक्ष दे रहे हो, आप इनको अपने आप से फ्री कर रहे हो, कि मतलब आप बांध के नहीं रख रहे, आप उनको एकदम उनकी सोल को इंडिपेंडेंट कर रहे हो कि वो अब भगवान में ब्रह्मा में लीन होने के लिए रेडी है। उनके सारे पुराने कर्म, उनके सारे पुराने पाप पुण्य पैसा सब यहीं रह गया और उनकी आइडेंटिटी भी यहीं रह गई, अब वो फ्री सोल है। पर अब अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आता है वो कहता है आप अपनी पास्ट लाइफ कराओ या अपना ये देखो, क्योंकि आपके साथ तो आपके पिछले कितने जन्मों के कर्म आ रहे हैं। हाँ, पास्ट लाइफ कर्मास हैं आपके पास्ट लाइफ कर्मास आ रहे हैं जो आपको इस लाइफ में इम्पैक्ट दे रहे हैं, बीमारी दे रहे हैं, आपकी शादी में दिक्कत आ रही है तो वो हो रहा है, आप काम कर रहे हो पर वो उसमें सक्सेस नहीं मिल रही, तो वो सब आपके पास्ट लाइफ के हैं। तो फिर मेरी जितनी भी फैमिली रही होंगी हर साल हर जन्म में, उन सबकी 13वीं तो वेस्ट हो गई। देखिए, मैं आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट आज समझाता हूँ कर्मा थ्योरी का और कैसे ये एस्ट्रोलॉजी में काम करती है, फिर इसको हम साइंस से भी लिंक करेंगे। हमने तो बहुत पहले बता दिया था, 5000 साल पहले, फिर साइंस ने 18वीं 19वीं सदी में उस चीज़ को फिजिक्स के एक लॉ के थ्रू प्रूव किया है। ओके देखिए, हम जन्म लेते हैं जब, तो हम अपने साथ एक कर्मों की एक पोटली, एक टोकरी, कुछ भी सर पे रख के लेके आते हैं। उसमें अच्छे कर्मास, बुरे कर्मास, उसी के अकॉर्डिंग उसी प्लानेटरी पोजीशन में हमारा बर्थ होता है, हमारी फैमिली डिसाइड होती है, फिजिकल हेल्थ डिसाइड होती है, हमारे जीवन में होने वाले इवेंट्स डिसाइड उसी टाइम हो जाता है जिस टाइम हमने बर्थ ले लिया, क्योंकि वो एक प्लानेटरी कॉम्बिनेशन बैठ गया। अब वो तो हटना नहीं है, वो तो आज से लेकर जब तक आप जिंदा रहोगे वही रहेगा और वही आपकी जन्म कुंडली है। तो इस हिसाब से आप जो चीज़ बोल रहे हो कि फिर तो जो 13वीं का कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से आदमी को मोक्ष मिले ही नहीं। तो लेकिन गीता में यही लिखा है कि नैनन छिदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावता ना चैनम क्लेदन्त्यात्तो ना शोषयति मारुता। ये श्री कृष्ण 5000 साल पहले बोल रहे हैं कि आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना भिगो सकती है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक रूप से दूसरे रूप में, एक शरीर से दूसरे रूप में। तो आज मैं जो बैठा हूँ अंकित अग्निहोत्री, मैं कभी मरा ही नहीं। ये मेरा एक नया कैरेक्टर है। कपड़े बदल गए, मुझे नया काम मिल गया इस लाइफ में, एक रंगमंच की तरह। जैसे आनंद पिक्चर का बहुत फेमस डायलॉग है कि हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं और सबको अपने अपने कैरेक्टर मिले निभाने के लिए। तो बस शिद्दत के साथ वो आप कैरेक्टर निभाते जाओ। हम कभी मरे ही नहीं, हम ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, ये गीता में लिखा है। फिर आपका 1823 के आसपास फिजिक्स की एक बहुत पॉपुलर लॉ आया कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है। और आत्मा क्या है? एनर्जी, यानी E = mgh। कभी वो काइनेटिक से स्टैटिक एनर्जी में जा रही है, स्टैटिक से काइनेटिक में मूव कर रही है। तो ये चीज़ तो फिक्स हो गई कि एस्ट्रोलॉजी जो चीज़ बोल रहे हैं कि पास्ट कर्मा के जो इम्पैक्ट होते हैं वो आप पर पड़ते हैं, ये दोनों साइंस से भी प्रूव हो रहा है और आपका जो सनातन है, श्रीमद् भगवत गीता है, वहाँ से भी प्रूफ हो रहा है कि भाई आत्मा अजर है, अमर है। यही हम सुनते आ रहे हैं ना वो मरती है, वो केवल अपना, जैसे कि नए वस्त्र धारण करता है व्यक्ति, वो नया शरीर धारण करती है। तो इसी वजह से हम जन्म जन्मांतर से वो कर्मास लेके अपने साथ चल रहे हैं। उसमें से कुछ कम हो जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आया, कुछ मैं कम करूँगा, कुछ बढ़ाऊँगा, लेकिन अल्टीमेटली जब तक ये पूरा मेरे ऊपर भार रहेगा तब तक मैं घूमता रहूँगा। मोक्ष की जो संकल्पना तब तक तो नहीं है। ओके, पर यहाँ पे मोक्ष का कॉन्सेप्ट भी बहुत ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि आप पुरानी मेमोरीज तो लेके आ नहीं रहे। आपने पिछले जन्म में 2 चीज़ें आती हैं। आपकी बात से ही थोड़ा सा इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आपने बोला कि पहली चीज़ तो वेग क्वेश्चन है कि हमारे को एक कैरेक्टर दिया जो हमारे को निभाना है। अब उसमें अगर मेरा कैरेक्टर कंस का है या शकुनी का है तो मैं बुरा हो गया, पर मेरे लिए तो वही सही है। बिल्कुल। तो यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट ऑफ पाप और पुण्य
मेरे को समझ नहीं आता है, क्योंकि अगर मेरे को विलन ही प्ले करना है तो मेरे लिए वही सही है। अगर मैं रावण हूँ तो मेरे लिए, या फिर अगर मैं मेघनाथ हूँ तो मेरे लिए रावण अच्छा है, क्योंकि वो मेरे फैमिली है, मेरे फादर है। तो यहाँ पे मेरे लिए फिर दुश्मन तो राम जी ही है, तो मेरे लिए वही है। अब उसमें मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं इसको फिगर आउट कैसे करूँगा? तो पहली चीज़, मेरे को पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, मेरे लिए वो वेग हो गया। दूसरा सवाल ये हो गया कि वो 13 दिन का कॉन्सेप्ट, फिर वो क्या है? वो एक रिचुअल से हम फॉलो कर रहे हैं, हमें करना चाहिए, उसके बारे में फिलहाल नो कमेंट्स करते हैं। ओके, एंड चलिए आप ये बताइए। देखिए, आपकी लाइफ में कुछ भी अकारण नहीं होता। आपने कुछ अच्छे काम किए होंगे तो कुछ अच्छे लोग आएंगे जो आपको उसका रिवॉर्ड देके जाएंगे विदाउट एनी रीजन। कुछ आपने किसी को तकलीफ दी होगी, परेशान किया होगा, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा अपने जीवन में, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई जीव हो, चाहे कोई आत्मा हो, उसको कष्ट दिया है। तो वो बैलेंस कैसे होगा? आपको मोक्ष जाना है ना, तो जब तक आपका जीरो नहीं हो जाएगा तब तक आप जा नहीं सकते हो। तो उस कर्म को वो आकर आप पर कुछ आपके साथ गलत करेगा, जिसको आप पाप बोल रहे हो, लेकिन वो आपके लिए पाप है, उसके लिए पाप है, लेकिन आपका वहाँ पर कार्मिक बैलेंस जीरो हो रहा है अगर आप उसको रिवर्ट नहीं कर रहे हो। क्योंकि लाइफ में देखिए, सबकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको हम गॉड फादर बोलते हैं। कुछ लोग को बोलते हैं कि पता नहीं क्यों मेरे इसने तबाह कर रखा है, ना इससे लेना एक ना देना एक, ये मुझे बस परेशान करने आता है। तो वो अपने कर्मास काट रहा है, क्योंकि आपने उसको परेशान किया था। अब वो आपको परेशान कर, दोनों मिला के अपने आप को जीरो कर रहे हैं। राइट। जो संकल्पना की ओर जा रहे हैं कि मोक्ष क्या है, जब आपने बहुत ज्यादा अच्छे कर्म कर लिए तो भी आपको बर्थ लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपने अच्छा कमाया है तो उसका एंजॉय तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, और आपने उसमें आपने सब फिर खराब कर दिया तो फिर आपको आना है। तो इसीलिए तो इतना ट्रिकी हो गया कॉन्सेप्ट, बहुत कॉन्सेप्ट ट्रिकी है। तो इसमें तो बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट है, उसको अगर हम एक अलग तरीके से बैठे मोक्ष पे तो उसमें 2-4 घंटे की बातचीत हो सकती है। जीते जी भी मोक्ष है। कई चीजों से हमें विरक्ति हो जाती है, वो मोक्ष है उस चीज से। गौतम बुद्ध को बहुत कम उम्र में अपनी जो इतनी लग्जरी देख ली थी उन्होंने, 20-21 साल में सब कुछ देख लिया था, तो उन्हें विरक्ति हो गई, लग्जरी, राजपाट, ये सब। तो इसको उनका मोक्ष आ गया ना, उस चीज से काट दिया उन्होंने। क्या मुझे धन से तो कोई लगाव हो ही नहीं सकता, राजपाट से तो कोई लगाव हो ही नहीं सकता। तो मोक्ष आपको टाइम टू टाइम आपको जीते जी भी मिलते रहते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि मोक्ष इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ योर थॉट्स। आप जिन चीजों से मुक्ति पा लो वो आपका मोक्ष है। आप अपनी खराब चीजों से मुक्ति पा लो, आपके अंदर कोई बुरी आदत है उसे खत्म कर दो, तो उस चीज से आपने मोक्ष पा लिया। तो मोक्ष के लिए तो हम दिन रात काम कर रहे हैं, बट जो अल्टीमेट मोक्ष की संकल्पना वो एकदम यूनिक है कि हमें अब यहाँ आने ही नहीं है। पर पॉइंट फिर वहीं आ जाता है ना कि आप समझेंगे कैसे कि खराब क्या और सही क्या है? यहाँ पे कौन हेल्प करेगा? यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए आप आपको जो रोल मिला है, आपको आज ये काम मिला है, आप उसे ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ, आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो एस्ट्रोलॉजी में एकदम क्लियर है, आप उसके साथ बुरा मत करें, उसे ईश्वर के हाथ में सौंप दें और उसको एक्सेप्ट करें कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने इस प्राणी को, जीव को, आत्मा को कष्ट दिया था, वो मुझे परेशान करने आया और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इट मीन्स कि इसका भी जो कर्म का बंधन था वो कटा, मेरा भी कटा, मे बी हम नेक्स्ट बर्थ में ना मिले। तो आप अगर अपना काम ईमानदारी से करते जाओ और आपकी अंतरात्मा जिस चीज़ को आवाज़ दे करने के लिए उसको सुनो, तो उसके बाद आप जो कर रहे हो वो सब कुछ सही है। आपको मैं 1-2 एग्जाम्पल और दे देता हूँ कि कहीं पर भी किसी भी ग्रंथ में, किसी भी एस्ट्रोलॉजी में, लाल किताब में, न्यूमरोलॉजी में, टैरो कार्ड में, मैं सबको कोट कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात आप तक आ रही कि जो मानवता के लिए हेल्पफुल है, लोगों के लिए हेल्पफुल है, वो आप करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, तो आप मान लो वो गलत है, उसकी जो कोडिंग हुई है वो गलत हुई है। सपोज एक हमारे रेड बुक कॉन्सेप्ट में बोलते हैं लोग कि आपने भंडारे का खाना खा लिया तो आप बर्बाद हो जाओगे, आपने मंदिर में रात गुजार ली तो फिर आपको जेल हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं हर उस इंसान से बोलूँगा कि आप वही बातें सुनो, इन चारों चीज़ों का, एस्ट्रोलॉजी में भी, जो आपको लॉजिकल लगे। एक सामान्य समझ का मैं व्यक्ति हूँ, मुझे तो कुछ चीज़ लगेगी कि अगर मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, मंदिर जाके मैं कुछ अपने आप को ईश्वर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, तो उसमें मैं कैसे बर्बाद हो जाऊँगा, मुझे बताओ।
या कोई आपको बोले सपोज कि आपका मून वीक है, आप सफ़ेद चीज़ों का दान मत करो, और मेरा मन है कि मैं आटा दान करूं, गरीबों की मदद करूं, जिससे जो ब्लेसिंग्स निकलेंगी वो मुझ पर कितना इम्पैक्ट डालेंगी, तो मेरे 10 किलो या 100 किलो आटा दान करने से इतना बड़ा मून वीक हो जाएगा। साइंटिफिक सोचो, साइंटिफिक, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे भी लगता था कि ये कहाँ लिखी हैं, कहाँ पर आ रही हैं। मैंने जो पराशर जी है, जिन्होंने पूरा, जिनके श्लोक को हम डिकोडिंग करके एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वहाँ इन सब चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है, कहीं पर नहीं है। दैट्स वेरी लॉजिकल साइंस। लॉजिकल साइंस, उन्होंने बहुत साइंटिफिक चीज़ें बताई हैं। ओके, तो एक बहुत बड़ा सवाल, एस्ट्रोलॉजी है क्या फिर? एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी क्या है? अगर रेमेडीज नहीं है, या फिर ये अनाप शनाप रेमेडीज नहीं है, आपको गलत चीज़ों के लिए भटकाया नहीं जा रहा, अगर ये सब एस्ट्रोलॉजी नहीं है, तो एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी क्या है? देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली मैं बहुत, एस्ट्रोलॉजी है क्या? एस्ट्रोलॉजी कर्म थ्योरी पर बेस्ड है। संचित कर्म लेकर आप आए, यहाँ पर आपको लगातार काम करते जाना है, जो भी सिचुएशंस हो उनके अकॉर्डिंग, और आपको रेमेडीज़ के नाम पर अगर आप कनेक्ट करना चाहो ईश्वर से, उससे प्रार्थना करके, प्रेयर करके, और किसी गरीब इंसान की मदद करके, किसी जो इंसान को हेल्प की ज़रूरत है वो करके अगर आप कर रहे हो, तो आपके जो कर्मास हैं वो ख़राब है, वो ठीक हो रहे हैं। और एस्ट्रोलॉजी आपको सिखाती कर्म करना। आपको एक वर्ड टर्म्स यूज़ करूं, आपको कायर होना नहीं सिखाती कि आप ये रेमेडी कर लो, मतलब कि ये कर लो तो आप धनवान हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे। आपकी ज़िंदगी जब तक है, जब तक 10th हाउस के जो क्रियामान कर्म है, जब तक आपको दिए गए वो चल रहे हैं, जिस दिन वो कर्म समाप्त, आप समाप्त। ओके, तो कहा ऐसा जाता है कि आप नीली बोतल में पानी पियेंगे तो आपका ये प्लानट स्ट्रांग होगा, आप अपने गुप्तांग पे दही रगड़ेंगे तो ये होगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये होगा, वैसा करेंगे तो ये होगा। तो दिस इज डिफरेंट, इसको हम एस्ट्रोलॉजी नहीं कहेंगे, इसको हम अभी के लिए साइड रखते हैं। तो एक्चुअल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज होती कैसी हैं? देखिए, वैदिक रेमेडीज होती हैं, हर प्लानेट का बीज मंत्र होते हैं, और आप उनके साथ उनको प्रेयर कीजिए, ईश्वर के साथ करना आपको ही है, ये नहीं कि कोई और कर देगा आपके नाम पे, असर आपको हो जाएगा। और जो आपकी भक्ति है, जो आपकी कनेक्टिविटी है ईश्वर के साथ, वो कोई क्वांटिटी नहीं मांग रही है, क्वालिटी मांग रही है। आपको महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना अच्छा लगता है, भाव देख रहे हो, आप 5 बार पढ़ लो, मन से आपकी आंखों से आंसू आ गए, आपका मंत्र एक्सेप्ट हो गया, बड़ी से बड़ी बाधाएं चली गई। 5 घंटे पूजा कर रहे हैं, उसके बाद फिर जाके सारे जितने झूठ, प्रपंच, छल कपट जितना करना वो कर रहे हैं, बोल रहे हैं मुझ पर कृपा नहीं आ रही, कभी नहीं आएगी। आपके कर्माशी आप पर कृपा करेंगे। और कोई भी आदमी ऐसे एस्ट्रोलॉजर, मैं बताऊं कि कोई भी आदमी, कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपकी जो टाइम लाइन है वहाँ जर्नी कर सकता है, टाइम ट्रैवलिंग, आपकी काउंसलिंग कर सकता है कि अभी आप परेशान हो, बट मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे डेस्टिनी के थ्रू कि आप इन चीज़ों से रिकवर कर जाओगे। तो एक आशा की किरण देने का काम, या जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही वो बताना कि आप इस टाइम ईश्वर से कनेक्ट हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आपको इस टाइम ईश्वर की ज़रूरत है, आपको प्रेयर की ज़रूरत है, आपको ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। सो बेसिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमारे को कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ रही है, जो एक्चुअल आकृति है, परमात्मा से मिलन। एस्ट्रोलॉजी की जो मूल रेमेडी है वो यही है। और इसीलिए पराशर जी ने कहा था कि कुंडली का 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, ये धर्म त्रिकोण है, जिनके ये मजबूत होंगे, और इन्हीं को में आगे बढ़ा के अपने आप को ऊपर रखना है, और अल्टीमेटली जो टारगेट है मोक्ष को पाना है। लेकिन टाइम के साथ ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो लोगों का अब एंड गोल मोक्ष नहीं रहा है। नहीं, अब एंड गोल, अब उनका जो टारगेट है वो है नेम, फेम, मनी, हाँ, एट एनी रेट। हाँ, तो देश काल पात्र के हिसाब से बदलता रहता है। एस्ट्रोलॉजी में जो टर्म यूज करते हैं, देश काल पात्र, उस टाइम जब वैदिक युग चल रहा था, उस टाइम इस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा थी। राजा भी अल्टीमेटली क्या करते थे, सब कुछ छोड़ के आखिरी में सन्यासी लेते थे ना, वानप्रस्थ, क्योंकि उनको पता ही तो बेकार है, टेम्परेरी है, तो खत्म, अब ये ड्यूटी कर रहा हूँ। हाँ, ये अब 15-20 साल है, मैं इसको अपने ऊपर लगाऊंगा, जो मुझे ऊपर का रास्ता क्लियर करे। अभी क्या है कि इस चीज़ से लोगों का मन हट चुका है कि इतना कर लेना है कि मैं करके जाऊँ और आने वाली 7 पुश्तों को काम ना करना पड़े। पल भर की खबर नहीं, लेकिन तैयारी पूरी करनी है। So बेसिकली लोग ऊटपटांग रेमेडीज करके और बहुत सारा पैसा कमा के कर्म नहीं करना चाहते, कर्म से भाग रहे हैं, पर उसके लिए भी कर्म कर रहे हैं जी। अब वो ज्यादा चीज प्राप्त करने के चक्कर में, जल्दी करने के चक्कर में वो अपने कर्म तो कर रहे हैं। आई गेस कि अगर आप यही करें, चाहे कहीं पे दही रगड़े या कुछ करें, ये भी आप कर्म तो कर ही रहे हो, चाहे वो अच्छा है बुरा है वो काउंट नहीं हो रहा, पर आप हाथ पैर हिला रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, आप कर्म कर रहे हो।
तो वो कुछ बहुत बड़ा प्राप्त करने के लिए जो आपके मानसिक चीज पे है, आप कर्म कर रहे हो पर उस कर्म को आप बिल्कुल गलत तरीके से ऐसे ही करे आ रहे हो बस। बिल्कुल। देखिए, आपको मैं एक रास्ता बताऊं ऐसे कि आप इस रास्ते पर जाओ, यहाँ से आप अपनी जो मंजिल है उसको आप पा सकते हो। तो इस रास्ते पर जब आप चलोगे, लंबा होगा, कठिन होगा, दुर्गम होगा, तो इसका मतलब कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो। रास्ता छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई मिल ही नहीं रहा आपके अलावा दही मलते हुए, तो आप एक गलत रास्ते पे हो, ये रॉन्ग नंबर है। ओके, सो कैन वी से कि एस्ट्रोलॉजी बहुत कर्म प्रधान है? कर्म प्रधान है। और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, मैंने आपको भी 2 लाइनें बोली कि अगर आपकी 3 डिटेल चाहिए, DOB, POB और TOB, और उसके बाद एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो कि है भारतवर्ष में अभी भी हैं, बहुत सारे हैं। उसमें हमारे श्री KN राव सर हैं जो अभी भी हैं, उसमें डॉक्टर BV रमन है जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत काम किया, और अगर और पीछे जाए तो आपके सूर्य नारायण व्यास जी हैं जिन्होंने बहुत साइंटिफिकली काम किया। वहाँ इन सब चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। आपकी जो है वो सब कर्मा थ्योरी को बताते हैं जो मैं बता रहा हूँ। मैं उनका नॉलेज का 1% भी नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि अगर मैं उस 1% को भी आगे कैरी फॉरवर्ड करूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो आपकी अगर ये 3 डिटेल्स सही हैं और उसके बाद आपकी प्रेडिक्शंस गलत जा रही हैं, तो आपके एस्ट्रोलॉजर में कमी है। ठीक है, उसका कारण मैं बताता हूँ। मैं आपको आज पूरी टेक्निक बताऊंगा कि एक एस्ट्रोलॉजर जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं वो भी सुने और इन टूल्स को यूज़ करें। ओके, क्योंकि उनकी प्रेडिक्शन का रेशियो है बहुत एक्यूरेट जाएगा। नॉर्मल्स गलतियाँ क्या होती हैं, मैं आपको बहुत साइंटिफिक वे में बताऊंगा कि आप किसी को अपना हॉरोस्कोप दिखाने के, आपने तीनों डिटेल दी तो 50% तो मैं बोलूँगा आपका जो लग्न कुंडली बना ली और आपकी एक विष्णोत्तरी दशा साइड में रख ली। अब आपका भविष्य बाँचना शुरू ऑन द स्पॉट। कोई उन्होंने आपके लिए कैलकुलेशन नहीं की, कोई मेहनत नहीं की, इसका उसका पहले तो 20 मिनट आपने सब बता दिया अपना आधे से ज़्यादा। ठीक है, सबसे पहली गलती तो हम यही करते हैं कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाके खुद ही सब कुछ बताना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आप एक साइंटिफिक रूल है कि एक लग्न लगभग 2 घंटे तक रहता है। जब 2 घंटे तक एक लग्न रहेगा तो उस 2 घंटे में मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो 10 लाख लोग पैदा होंगे पूरी दुनिया में। हो जाएंगे 10 लाख ना सही, 1 लाख सही, 2 लाख सही। अब इतने सारे लोग पैदा हुए तो सबका चार्ट बिल्कुल सेम बनेगा। मैं बता रहा हूँ उस 2 घंटे में वही लग्न आएगा, वही 1 नंबर से शुरू होगा, वही जुपिटर बैठा होगा, वही सैटर्न बैठा होगा, वही राहु केतु, सब कुछ एकदम सेम, और ऑलमोस्ट दशा भी वही सेम शुरू हो जाएगी। राइट। तो क्या सब एक जैसी डेस्टिनी लेकर आए? नहीं, सबकी डेस्टिनी अलग है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जैसे कि आपका थंब इम्प्रेशन यूनिक है ना, पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, वैसे ही आपकी जो कुंडली है वो यूनिक है। अगर पढ़ने वाला सही है तो जो वहाँ पर कॉम्बिनेशन वो किसी और की कुंडली में मिल ही नहीं सकते। अब गलती क्या होती है, हम जब इसको पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 50-50 का गेम चल रहा है। विष्णोत्तरी दशा नॉर्मली सारे एस्ट्रोलॉजर यूज करते हैं। अगर किसी हाउस में 4-5 प्लैनेट बैठ गए तो वहाँ विष्णोत्तरी दशा खराब हो जाएगी, उसकी कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ मिसमैच आने लगेगा। ओके, तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या करना चाहिए, डिविजनल चार्ट्स का यूज़ करें। डिविजनल चार्ट्स में कहा गया है, मैं एक ऐसा टर्म्स यूज़ करूँगा जो मुझे लगता है कि 90% एस्ट्रोलॉजर नहीं यूज़ करते, मैं गारंटी लेता हूँ। D1 लग्न कुंडली के अलावा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो इससे भी इम्पोर्टेंट है, जो कोई नहीं देखता, वो D60 चार्ट, षष्ठयांश चार्ट। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पराशर जी कह रहे हैं जिन्होंने D1 चार्ट भी बनाया है। वो कह रहे हैं कि जो D60 चार्ट है वो आपका लग्न कुंडली से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। D60 चार्ट में क्या होता है? D60 चार्ट में आपकी जीवन की हार जीत, यश अपयश, हर चीज़ का कारण आइडेंटिफाई होगा। आपका DNA छिपा होगा हर चीज़ का। ओके, आपके जीवन में इवेंट हुआ तो क्यों हुआ, नहीं हुआ तो क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें छिपी होंगी। पराशर जी ने अगर इसको पॉइंट्स दिए हैं तो जो लग्न कुंडली है उसको करीब 3 अंश के पॉइंट दिए हैं, नवमांश को 1.5 के पॉइंट दिए हैं, और जो D60 चार्ट है इसको 5 पॉइंट्स दिए, यानी जो अंश बल के हिसाब से जो पॉइंट्स देते हैं षोडश वर्ग में वो पॉइंट्स है। तो मुझे लगता है कि भाई मेरी जानकारी में तो अभी बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत कम हैं जो D60 चार्ट एनालाइज करते हैं। D60 चार्ट आपने सुना भी नहीं हुआ कि किसी ने बनाया या किसी ने एनालाइज किया, वहाँ आपकी चीज़ें छिपी हुई हैं। इसके बाद एक आपका D30 चार्ट होता है, त्रिशांश चार्ट बोलते हैं। जीवन में आपके जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी आपको कितनी गंभीरता है, कहाँ से आप ज़्यादा परेशान हो, हमें यहाँ से पता चलता है।
फर्स्ट हाउस D30 चार्ट में आपको बताएगा कि आपको अपने तरफ से कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सेकंड हाउस बताएगा आपके फैमिली से कितनी प्रॉब्लम्स हैं, वो कितनी आपके लिए इम्पैक्टफुल हैं। थर्ड हाउस बताएगा पड़ोसियों से, भाइयों से कितनी प्रॉब्लम्स है, आपकी प्रॉब्लम की मूल जड़ क्या है, कौन आपकी लाइफ पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी। ऐसे ही करीब ये अलग अलग चार्ट्स हैं, जैसे चाइल्ड्स के लिए D7 और नवमांसा चार्ट तो नॉर्मली देख लेते हैं सभी लोग, बट जैसे कि एजुकेशन के लिए D24, आपके करियर के लिए D10 चार्ट, आपको मुझे फादर के बारे में बताना है या मदर या पेरेंट्स के बारे में D12 चार्ट, आपकी कोई जेनेटिक डिसीज़ मुझे देखनी है तो मुझे D3 और D12 चार्ट्स लगाने पड़ेंगे। ये केवल अभी एक पराशरी मेथड में बता रहा हूँ, अभी हम इसी पर रुके हुए हैं और इन्हीं 9 प्लैनेट पर रुके हुए हैं। तो यहाँ से आपको एक आउटपुट निकल आएगा और मुझे लगता है कि एक योग्य एस्ट्रोलॉजर को जो 15-20 साल से कर रहा है, ये कैलकुलेशन करने में 15 मिनट लगेंगे। अगर एक एस्ट्रोलॉजर के पास मैं अपनी कुंडली दिखाता हूँ जो अच्छा बिल्कुल 15-20 साल से करे, आपको 15 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, तो कोई आप जैसे हो या आप ही हो, अगर मैं अपनी पूरी कुंडली दिखाता हूँ तो मैं आप बिल्कुल ब्रीफ रीडिंग कितने टाइम में कवर कर सकते हैं? देखिए, अगर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो आपकी इमीडिएट कुंडली देखेगा ही नहीं, मैं लिख के दे रहा हूँ। वो आपसे आपकी डिटेल्स लेगा, आपकी चीज़ें चेक करेगा। और देखिए, एस्ट्रोलॉजी में जो पराशर जी का एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि एस्ट्रोलॉजर की क्या क्वालिटीज़ हैं, तो उसमें एक श्लोक है, स्पष्ट अध्याय में बोल रहे हैं, स्पष्ट बल अध्याय में, उसकी पहली लाइन ही है, गणितेषु प्रवीणो, मैथमेटिक्स में बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। और एक चीज़ और है, जिस एस्ट्रोलॉजर को आज भी हाथ से कुंडली बना रहे हैं उन्हीं की प्रेडिक्शन सही जाएंगी। जो एस्ट्रोलॉजर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं उन्हें मोरल राइट नहीं प्रेडिक्शन करने का। जिस एस्ट्रोलॉजर को हाथ से कुंडली बनानी आती, डिविजनल चार्ट्स बनाने आते, एफएमरीज पंचांग की मदद से, और आपकी दशाएं निकालनी आती जो कि अलग अलग है, विष्णोत्तरी दशाएं, कम से कम 4-5 दशाएं तो एक इवेंट में आपको लगानी ही पड़ेंगी, देन आप श्योर हो पाओगे कि इवेंट हो रहा है। तो मैं जो मेरे फ्रेंड्स एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ पिछले 15 साल से, और जब तक शायद जिंदा रहूँगा सीखता ही रहूँगा, रोज़ कुछ ना कुछ सीखता हूँ। तो सीखने के इसी क्रम में मैं एडवाइस करूँगा कि सॉफ्टवेयर से ज़्यादा आप उसको अपने हाथ से बनाना शुरू करें, एफएमरीज या पंचांग के थ्रू, डिविजनल चार्ट्स। उसके बाद क्या होगा कि आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होगी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे कि लगन कुंडली में मैंने देखा आपका सूर्य खराब है। अब मैंने बोलना शुरू कर दिया आपका तो सूर्य खराब है, बहुत ज़्यादा नवमांशा देख लिया खराब है, और बाकी मैं डिविजनल चार्ट्स में नहीं गया। अब जाऊंगा तो बार बार क्लिक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मेरी कैलकुलेशन है कि आपका सूर्य 2 डिग्री 20 मिनट का है, मैंने यूँ कैलकुलेट किया, आपके जितने चार्ट से मुझे चेक करना, मैंने चेक कर लिया इसकी पोजीशन कहाँ है, आपको पता भी नहीं चला, मुझे कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। तो फिर इनकी पोजीशन चेंज होती है। सपोज अगर कोई प्लैनेट आपके 2 हाउसेस में यानी 2 डिविजनल चार्ट्स में आपके अपनी राशि स्वराशि का है, तो उसके लिए हम बोलेंगे पारिजात अंश, 3 में है तो उत्तम अंश, 4 में है तो गोपुराम अंश, 5 में है तो आपका हम बोलेंगे सिंहासन अंश, 6 में हम बोलेंगे तो आपका बन जाएगा देवलोक अंश, शुरलोक अंश, 9 में आपका बेस्ट जा रहा है डिविजनल चार्ट में तो ऐरावत अंश। तो एक ही प्लैनेट जो एक जगह खराब था लेकिन उसने 8-9 जगह अपनी कंडीशन सुधार ली। तो अब मैं प्रेडिक्शन करूंगा सूर्य को लेके वो ज़्यादा सही होगी कि मैंने केवल एक चार्ट में देखा और आपका प्रेडिक्शन कर दिया वो ज़्यादा सही। मैं एग्जांपल देता हूँ लेमैन की तरह, मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, बस आपने मुझे यहाँ देखा, एसेस किया और एक मेरे बारे में आपने एक पेज का नोट बना दिया। आप मेरे साथ मेरे वर्क प्लेस नहीं गए, आपने मुझे सोशली नहीं देखा, मेरे कितना क्या है मेरा स्टेटस वहाँ, फाइनेंशियल स्टेटस नहीं देखा, रिलेटिव्स के साथ नहीं देखा, तो फिर आपकी जो प्रेडिक्शन वो गलत है ना। अभी मैं आपको सिंपल लग रहा हूँ लेकिन हो सकता है कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ पर मेरी पोजीशन अपडेट होती जा रही हो। तो ये आपके कॉन्सेप्ट होते हैं जो यूज़ करने चाहिए। इसके साथ जो आपका कई प्लैनेट ऐसे होते हैं जो एक टर्म्स होता है पुष्कर नवांश, उसमें चले जाते हैं, पुष्कर भाग में चले जाते हैं, तो वो उनके जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं वो 90% तक कम हो जाते हैं। और पॉजिटिव है तो फिर तो वो अपनी दशा अंतरदशा में आपको ऐसी एनर्जी देंगे, चमत्कार नहीं करेंगे, ऐसी एनर्जी देंगे कि आप अच्छे काम करो, आप अपनी लाइफ को ऊपर ले जाओ। ओके, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अलाइन करेंगे, एनर्जीज आती है में। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि जैसे हमने अब तक की कॉन्वर्सेशन में कि एस्ट्रोलॉजी बहुत कर्म के अकॉर्डिंग चल रही है, मैंने जैसे अपने इस जन्म में अब तक की एज तक कर्म करे या मैं जो अपनी पास्ट लाइफ से कर्म करता आ रहा हूँ वो सब के थ्रू मेरे आगे के इवेंट्स डिजाइन हुए हैं। बिल्कुल सर। तो क्या एक एस्ट्रोलॉजर फ्यूचर चेंज करने की ताकत रखता है कि वो मेरे को अगर मेरी लाइफ में ये चीज़ हो रही है तो वो कहते हैं कि टाल देंगे, आएगी ही नहीं, ये रेमेडी होएगी, ऐसा होगी,
तो फ्यूचर में कितनी हेल्प कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजर्स? मैं इसके लिए एक ही लाइन बोलूँगा, और ये लाइन जो लोग सुन रहे हैं उनको समझ में आ जाएगी, उसके बाद वो एस्ट्रोलॉजर की स्ट्रेंथ जान जाएंगे कि भविष्य का ज्ञान तो श्री कृष्ण को भी था कि महाभारत होनी है, लेकिन फिर भी उस आने वाले विनाश को नहीं बचा पाए, जो कि साक्षात विष्णु है। लेकिन उन्होंने कर्म किया। क्या कर्म किया? कि मैं इस विनाश को रोकने के लिए जो फिजिकल कर्म है, कोई चमत्कार नहीं किया कि दुर्योधन को रातों रात सुदर्शन से उड़ा दिया। उसके दरबार जाते दूत बन के, शांति दूत बन के, जो कि एक हमारा प्रयास है, ह्यूमन प्रयास। जब हम मानवीय शरीर में तो हम ह्यूमन प्रयास ही करेंगे ना, चमत्कार नहीं करेंगे। तो उन्होंने भी चमत्कार नहीं किया, भगवानों के भी वो श्री कृष्ण के श्री कृष्ण दुर्योधन के यहाँ शांति दूत बन के जानते हो और प्रस्ताव रखते कि मुझे जो दिख रहा है बहुत खराब दिख रहा है, क्यों अपनी माता को अपने सर पर विलाप करने के लिए विवश कर रहे हो। इनकी कोटेशन है महाभारत में कि उनको दिख रहा था ये मरेगा और इसके साथ इसके सारे भाई मरेंगे, क्योंकि वो टाइम ट्रेवलिंग कर चुके थे लेकिन चेंज नहीं कर सकते थे। चेंज के लिए क्या प्रयास किया? जाके उसको कन्वे कर रहे हैं कि तुम एक काम करो। तो उसके लिए बड़ी अच्छी लाइन लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने कि दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम परिजन उसी में खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टा चला हरि को बांधने, जो था असाध्य उसे साधने। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया और डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। तो वो भी प्रेयर कर रहे हैं कि भाई समझा ही रहे ना, मैं इस लाइन के थ्रू कह रहे 5 गांव दे दो आप सब बच जाओगे। राइट। बट चेंज नहीं कर सकता, कोई भी नहीं चेंज कर सकता। मेरे हिसाब से ये एग्जाम्पल बेस्ट है। आपको आज से ये तो पता चल जाएगा कि एस्ट्रोलॉजर क्या कर सकता है। जब ईश्वर नहीं कर सकते तो आप एस्ट्रोलॉजर या इस धरती पर बैठा कोई इंसान नहीं कर सकता, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अगर वो कर सकता तो सबसे पहले अपने लिए करता, अपने मित्रों के लिए करता, अपनी फैमिली के लिए करता। जो लोग रातों रात करोड़पति और आपकी सीलिंग फट के नोट गिराने की रेमेडी बता रहे, अगर सच में होती तो सबसे पहले वो करते। तो बढ़िया है, जो कि जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना है माने। हिंदुस्तान में हर तरीके के लोग हैं, हर समझ के लोग हैं, जिसको जो डिसीजन ठीक लगे। बट हर इंसान को मेरा ऐसा मानना है कि अपने जो सामान्य समझ है उसका इस्तेमाल तो करना ही चाहिए कि ऐसा करने से अगर ऐसा हो रहा है तो फिर सामने वाले के साथ क्यों नहीं हो रहा है। एक कोई रील बहुत वायरल हो रही थी, उसमें कोई न्यूज़ पोर्टल में वो लोग थे और एक गुरुजी, पता नहीं कोई ऑडियंस में से एक लड़की आती है और वो कहती है कि मेरा सर दर्द हो रहा है, और वो यूं करते हैं शुम शुम। अरे उस रील को देखने के बाद एम्स के डॉक्टरों ने लड़ाई कर ली अपने प्रोफेसर की, आपने हमें क्यों नहीं सिखाया ये। हम शुम 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 शुम, आपका सर दर्द हट गया। वो कहती नहीं अभी भी हो रहा है, मशीन लगाओ। तो देखिए कुछ भी हो रहा है। कुछ चीजें होती है, रेकी हुई, हीलिंग हुई, ये काम करती हैं, ये प्रैक्टिकल चीजें, क्योंकि वो एनर्जीज है। एनर्जी से आप एनर्जी ट्रांसफर करो। ये क्या कि ये क्या एनर्जी है। और देखिए मैं एक आपको एक लाइन बताऊंगा, 2 इंसान आपको आसानी से नहीं मिलेंगे और अगर मिल रहे हैं तो फिर वो बेकार है। एक सिद्ध पुरुष, एक नॉलेजेबल पर्सन, ये आपको नहीं ढूंढेंगे, आपको इन्हें ढूंढना पड़ेगा। और आपने अगर ढूंढ लिया तो आपका जीवन संभल जाएगा। ये आपको, जैसे मैं आके बोलूं कि मैं बहुत समझदार हूँ, सिद्ध पुरुष मैं नहीं हूँ। आपको अगर कहीं मिल जाए और आपको अपनी समझ से जानना पड़ेगा कि इस इंसान के अंदर नॉलेज है, और उन्हें किसी बाहरी आवरण की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत ज़्यादा मालाएं नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा चंदन पाटा नहीं चाहिए, क्योंकि उनके अंदर इतनी गहराई होगी कि आप 20 सेकंड बात करने के बाद अगर आप सामान्य समझ रखते हो तो आप जान जाओगे कि इनमें बहुत डेप्थ है और ये सच में सिद्ध पुरुष हैं। राइट। पर फिर मतलब कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ें आपको नहीं ढूंढेंगी, उन्हें आपको ढूंढना पड़ेगा। आप जाके सर्च करो। पर कैसे करें, यही तो सर ये आपकी डेस्टिनी डिसाइड करेगी। कुछ ऐसा होता है कि चार्ट्स में बताया जाता है कि जैसे कोई, मेरे को 3-4 लोगों ने बोला है कि आपको हमेशा ना कोई गुरु ढूंढने में परेशानी आएगी, तो आप सेल्फ गुरु ही बनते हो। देखिए कुंडली में कुछ डिविजनल चार्ट्स होते हैं, कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो आपकी रिलीजियस जर्नी को डिफाइन करते हैं। एक D45 चार्ट होता है जिसको अक्ष वेदांश बोलते हैं, जो आपके जीवन की जो राह है, चाह है, आध्यात्मिक उन्नति, उसको डिनोट करता है। जुपिटर का प्लेसमेंट कैसा है, और बहुत सारी चीज़ें अगर हम बारीकी से जाएँ, चेक करें, तो हम जान सकते हैं कि आपको गुरु मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसा गुरु मिलेगा आपको। 9th हाउस आपका गुरु का भी हाउस है, 9 से 4 12th हाउस गुरु का आश्रम है।
इन दोनों हाउसेस का डेप्थ एनालाइज यहाँ से शुरू करें, D1 से देखना, D9 में चेक करें, D60 में चेक करें, D30 में चेक करें, D45 में चेक करें, इनकी पोजीशंस देखें तो, और फिर उन दशाओं को चेक करें। आपको कम से कम एक इवेंट्स के लिए मेरे हिसाब से 4-5 दशाएं तो देखनी ही चाहिए। विष्णोत्री हो गई, योगिनी हो गई, चर दशा हो गई, स्थिर दशा हो गई, मंडूक दशा हो गई, त्रिभंगी हो गई, काल चक्र दशा हो गई। ये 5-6 आपकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद आप एक इवेंट को अगर रेक्टिफाई कर पा रहे हो तो वो 100% सही, वो गलत कैसे होगा? मतलब आप बहुत सारी डेटा से एनालाइज कर रहे हैं। सारा मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड है, इसमें कहीं भी कोई तुक्का नहीं है। अब तुक्के वाला गेम तो यही मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। तुक्के वाले गेम से एक चीज मेरा सवाल जो आता है वो आपके ही बात से आता है, जो आपने बताया कि अगर एक ही टाइम पे एक ही जगह पे लाखों लोग पैदा हो रहे हैं, इसी लाखों लोगों की, मतलब अगर हम मानते हैं, आपने बोला था 1 या 2 लाख लोग हो रहे हैं, इस 1 या 2 लाख की भी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी इतनी हाई हो जाती है जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं। राइट। जब 1 से 9 नंबर की बात करते हैं, बोल दिया जाता है कि मेरा जैसे 24 तारीख को बर्थडे होता है तो मैं 6 नंबर हूँ। अब मैं इस संसार में जितने भी 6 नंबर वाले लोग हैं, चाहे वो विदेश में रह रहे हो, चाहे वो अंग्रेज हो, कोई भी हो, वो और मैं एग्जैक्टली सेम कैसे हो सकते हैं? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कंपेयर करता हूँ जो उनके पास टूल्स हैं और जो हमारे पास टूल्स हैं। जो ऑडियंस होगी वो खुद डिसाइड करेगी कौन ज़्यादा नियर है आपकी डेस्टिनी के। सारी कैटेगरीज को करो। हमने हमारे अडोंटॉक्स पे या फिर सारे जितने भी ऑकल्ट साइंस के पॉडकास्ट है उसमें बहुत सारी बात होती है लाल किताब की, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की और टैरो कार्ड की। इन चारों को बताओ कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है और कैसे क्या 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 नहीं। ठीक है, मेरी जितनी समझ है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ जी। अपनी एस्ट्रोलॉजी में सबसे आखिरी में रखूंगा क्योंकि बहुत दब गई है इनके बोझ के तले। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं न्यूमरोलॉजी से शुरू करूंगा। उनके पास जो टेक्निक है, देखिए टोटल आपके 9 नंबर है, 1 से लेकर 9 तक जी। वर्ल्ड की पॉपुलेशन मेरे हिसाब से, जो मैंने थोड़ा लास्ट डेटा पढ़ा था, 5 अरब के आसपास होगी, तो 70-80 लाख लोग की 1 नंबर आएगा। अब आपका भी 1 नंबर है सपोज, और मुकेश अंबानी का भी 1 नंबर है। अब मुकेश अंबानी के लिए भी वो जो न्यूमरोलॉजिस्ट बोलेगा ये साल कैसा जाएगा और आपके लिए भी कैसा जाएगा, तो सेम कैसे हो सकता है? आप मुझे बताओ, नहीं हो सकता ना। मैं लॉजिक दे रहा हूँ, आप खुद सोचो। राइट। हो सकता है कुछ चीज़ें कॉमन हो जाए। उसको जो मेरे दोस्त तो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं 12th स्टैंडर्ड पे अलजेब्रा में एक प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ाया जाता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। वहाँ से आपको निकल आएगा कि आप इतनी बार अगर सिक्का उछालोगे तो कितनी बार हेड आएगा, कितनी बार टेल आएगा। तो 80 लाख लोगों में से हो सकता है कि 8 लाख लोगों को कुछ चीज़ें मैच कर जाए, 8 लाख लोगों को मैच ना करें, 8 लाख लोगों को वो बिल्कुल उसके कोई दूर दूर तक कोई और छोर ना हो। तो उनकी ये लिमिटेशन ही है। उनके पास जो टूल है वो ये है जो मेरी अपनी समझ कहती है। दूसरा, आप टैरो कार्ड पे आते हो। टैरो कार्ड क्या है? कुछ पत्ते हैं, उन पत्तों को ऊपर नीचे करके आपके फिर 3-4 पत्ते उस टाइम लगा के आपका प्रेडिक्शन किया जाता है। उनकी अपनी एक साइंस है, लेकिन वही 52 पत्ते हैं, वही बार बार आपके साथ हो रहे हैं, किसी और के साथ हो रहे हैं, किसी और के में भी निकल सकते हैं और कुछ भी निकल सकता है। ज़रूरी नहीं कि क्या आपकी डेस्टिनी डिफाइन हो, कुछ आपके लिए स्पेसिफिक नहीं है, जो मेरी समझ कहती है। हम लाल किताब पे आते हैं। लाल किताब आज से 600-700 साल पहले शुरू हुई थी। हमारी एस्ट्रोलॉजी जो वैदिक है वो 5000 साल पुरानी है। लाल किताब में आई गेस 600 साल पुरानी है और इसमें डिविजनल चार्ट का कोई ऑप्शन नहीं है। दशा भी नहीं लेते हो, बहुत सारी चीजें इग्नोर कर देते हैं, प्रोग्रेशन, बहुत सारी ऐसी चीजें लेते हैं। तो लाल किताब की जो टूल यूज़ करते हैं, जो मेरी अपनी जानकारी कहती है, वो एक डिविजनल चार्ट पे बेस्ड होते हैं। उसके बाद वो कुछ अलग तरीके की कुंडली बनाते हैं, अंधी कुंडली, बहरी कुंडली, बस डिविजनल चार्ट का कोई ऑप्शन नहीं है। मल्टीपल दशाओं का ऑप्शन नहीं है। विष्णोत्री मैंने आपको 5 दशाएं दिखा दी, 105 दशाएं होती हैं टोटल, और इससे भी ज़्यादा होती हैं। अगर ये सारी सीख जाए आदमी तो वो सच में मैं कह रहा हूँ ब्रह्मा बन जाएगा। लेकिन इतना सीखने के लिए मैं कह रहा एक जन्म में नहीं सीख सकता। इसीलिए एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, मैं डॉक्टर के.एन. राव सर का कोट करूंगा कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर पूरी लाइफ सीखता रहा एस्ट्रोलॉजी, फिर भी वो 30% ही सीख पाता है। फिर वो अपने नेक्स्ट बर्थ में उस 30% को कंटिन्यू करता है जहाँ से उसने छोड़ी थी। एक जन्म का ये ज्ञान है ही नहीं, ना कोई सीख सकता है। और इसमें कोई बोले मैं एस्ट्रोलॉजी का आचार्य, वो आचार्य वर्ड ही गलत है। हर अच्छे एस्ट्रोलॉजर को, जो मेरे भाई सुन रहे हैं, उनको जब से एस्ट्रोलॉजी करनी शुरू की है और जब तक करें, एक ही शब्द बोले कि मैं ज्योतिष का एक बहुत सामान्य विद्यार्थी जो 15 साल से सीख रहा हूँ और जब तक जिंदा रहूँगा सीखूंगा। ये सही वर्ड है।
क्योंकि आप लर्निंग फेज में हमेशा रहने वाले, कभी आप आचार्य हो ही नहीं सकते ज्योतिष के, ठीक है। तो लाल किताब की ये लिमिटेशंस हैं। अब मैं अपनी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी दब गई है, इतने बोझ तले छिप गई है, विलुप्त हो रही है जी। तो इसमें सबसे पहले तो आपका लग्न चार्ट होता है जो 2 घंटे तक रहता है, उसके बाद नवमांशा चार्ट 10-15 मिनट, इसके बाद जो मेन चार्ट मैंने आपको बोला D60 चार्ट, जिसको पराशर ने कहा है कि जो लगन कुंडली से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको बिना देखे कोई एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन कर रहा है तो उसकी प्रेडिक्शन सही नहीं हो सकती। वो 30 सेकंड में चेंज हो रहा है। 30 सेकेंड्स मैं कितना क्लियर क्लोज आ गया आपके, 30 सेकंड क्लोज आ गया आपके टाइम ऑफ बर्थ में, और इससे भी ऊपर के चार्ट हैं। तो मैं एकदम आपके पिन पॉइंट पे आ गया, आपकी डेस्टिनी को मैंने लगभग जहाँ से शुरू हो रही वहाँ मैंने उसको पकड़ लिया। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी की एक ताकत है, एक पावर है। दशाओं की बात कर लीजिए, मुझे कोई इवेंट अगर आपका देखना है, ये तो पराशरी मेथड्स हो गए। हम जेमिनी पे जाते हैं, जेमिनी एस्पेक्ट बिल्कुल अलग होते हैं, चर राशि, स्थिर राशि, दो स्वभाव राशि सब अलग अलग एस्पेक्ट करती हैं। जेमिनी पूरा एक अलग थ्योरी है, पराशरी, जेमिनी, इन सबको मिला के एक एस्ट्रोलॉजर के लिए एक लाइन और बोली गई है, उसे उगा पोह पटु होना चाहिए। जितने फैक्ट एंड फिगर्स हैं उनको जितनी तरीके से घुमा फिरा के एक इवेंट के लिए वो यूज़ कर सकता है अपने टूल्स, उसको यूज़ करे, फिर एक प्रेडिक्शन दे, तब वो सही होगी। केवल 2 मिनट में केवल कुंडली देख के जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं, मेरे हिसाब से तो वो सही नहीं है। ओके, प्रेडिक्शंस पे ही बातें करते हैं। आजकल यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे बहुत रील शॉर्ट्स वायरल हो रही होती हैं। हाँ। कि ये मर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सरकारें उलट पुलट हो जाएंगी, ऐसे वो भारी वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। इन सेलिब्रिटीज़ के घर में डेथ हो जाएगी, ये सेलिब्रिटी अब नहीं रहेंगे, ये रहेंगे, इनकी शादी अच्छी जाएगी नहीं जाएगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं। सो क्या ये सब एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्ट किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है तो ये करना एथिकल है कि आप डेट भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं? राइट। एंड कैसा जाएगा अगला साल और भविष्य में लेगा, ये सब चीज़ें क्या हैं? देखिए, सबसे पहले आपने जो डेथ वर्ड यूज़ किया, आप पूछेंगे कि क्या इसको चेक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो मैं बिल्कुल आंसर बोलूँगा किया जा सकता है। टूल्स हैं हमारे पास, 8, 9, 10 मेथड्स हैं और उससे भी ज़्यादा है जिससे हम किसी की डेथ कैलकुलेशन कर सकें। बट पहली चीज़ तो इसको प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए। इतना विद्वान भी नहीं बनना चाहिए कि आप सामने वाले को बोल दो कि इतने ईयर 0.5 पे ये खान मर जाएंगे, वो खान मर जाएंगे। इतना कोई विद्वान ना हुआ है, ना हो सकता है कि आपको एकदम ये दिन बता रहा है। कैलकुलेशन में भी उसका वेरिएशन क्यों आता है, ±10% का। अगर मैं बोल रहा हूँ कोई इंसान 10 साल जिएगा या 100 साल जिएगा तो उसमें 10% का वेरिएशन आएगा। उसका रीज़न है कि हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जो प्लैनेट मूवमेंट कर रहे हैं ट्रांजिट में, उनकी डिग्री लेने में हमसे फ़र्क हो सकता है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है क्योंकि दशमलव के बाद कई पॉइंट्स हम चीज़ें छोड़ देते हैं ना। भाई आपका जो दशमलव आया उसके 2 पॉइंट्स तक हम चीज़ें लेते हैं, 3 पॉइंट्स तक लेते हैं, बट वो कैलकुलेशन तो बहुत लंबी है। तो 10% का वेरिएशन अच्छे से अच्छा जो एस्ट्रोलॉजर वो निकाल पाएगा, उसको आती है। कोई ये बोले कि किसी का मैंने सुना था कि ये 2 खान इतनी उम्र पे मर जाएंगे, एग्जैक्ट उसने कैलकुलेट करके, बिल्कुल गलत है, बकवास है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। अब इतने आगे की चीज़ बोल दी, कुछ भी बोल दो, मैं बोल दूँ 91 ईयर में सलमान खान मर जाएंगे, तो आप उसको चला दो। तो 91 ईयर तक आप कहाँ होंगे जब तक सलमान खान होंगे, 30 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा, कौन पूछने वाला, कुछ भी बोल दो। और छोर होना चाहिए चीज़ों का। हाँ, जो जियो पॉलिटिक्स, जियो इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक हमारे यहाँ टूल है, इसको मंडेन एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। इसमें कुछ पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उनको चेक किया जाता है। उसको आज मैं जैसे कि पीछे भी बताया था मैंने कि जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भविष्य मलिका के हिसाब से कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं किसी किताब को कोट नहीं करूँगा, मैं उसको जानता नहीं हूँ, उसका सोर्स मुझे नहीं पता, तो मैं कोई इस पर कमेंट ना करके जो मेरी एस्ट्रोलॉजी कहती है, जो मैंने सीखी है, मैं उसकी बात करूँगा। कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि आपका नेक्स्ट ईयर जो जुपिटर है वो अतिचारी होने जा रहा है, अतिचारी यानी ट्रेसपासर होने जा रहा है, और ऐसे मूवमेंट्स में लगभग 8 साल तक रहेगा। यानी ये शुरू होगा आपका 14 मई को 2025 में रात को करीब 10:36 के आसपास, और 18 मार्च 2033 तक जाएगा, लगभग 8 साल। अतिचारी क्या होता है, जब कोई प्लैनेट, आप उसमें पढ़ोगे, कोई बाह्य प्लैनेट जैसे शनि, बृहस्पति अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के निकट आ जाते हैं तो नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा तेज चलने लगते हैं। तो अभी क्या होगा, जुपिटर नॉर्मल 30 डिग्री क्रॉस करने में 1 साल लेता है, लेकिन अभी 4-5 महीने में ये पूरा 30 डिग्री क्रॉस करके यानी मिथुन से कर्क में जाएगा। फिर कर्क में
कर्क से वक्री होकर फिर मिथुन में आएगा, फिर मिथुन से कर्क में जाएगा, ऐसा मूवमेंट करता जाएगा। बहुत शुभ प्लानेट है और 8 साल तक इस तरीके से मूवमेंट करेगा। तो देखिए, कोई आदमी सीधे रास्ते जा रहा है वो ज़्यादा अच्छा है, कोई आदमी आ रहा है, जा रहा है, दाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है, तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस तो आसपास होगा। अच्छा, अब इससे डरने की कोई ज़रूरत है? तो हम केवल फैक्ट पे बात करते हैं। इससे पहले जब जब जुपिटर अतिचारी हुआ क्या इम्पैक्ट आए, क्योंकि फैक्ट ही आपको हम बताते हैं कि आपकी कैलकुलेशन में क्या है, क्यों हमें थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। होगा कुछ ऐसा नहीं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, कहीं नहीं खत्म होने वाली। आपका महाभारत का जो टाइम आया था उस टाइम जुपिटर अतिचारी हुआ था। आपके जो दोनों वर्ल्ड वॉर हुए फर्स्ट एंड सेकंड, उस टाइम जुपिटर अतिचारी हुआ था। आपका लास्ट अभी 2018 से 22 तक जुपिटर अतिचारी रहा है। जैसे ही 2019 के आसपास का टाइम आया, सही ट्रांजैक्शन उसको गलत मिले, गलत ट्रांजैक्शन, आपने देखा पूरी दुनिया ने कितनी भयावह तस्वीर देखी, लाशों के ढेर देखे, एक ऐसी चीज़ देखी जो हम सोच ही नहीं सकते थे कि हमें किसी से मिलने से बीमारी हो जाएगी। तो ये पास्ट डेटा है। तो अब यहाँ पर आ रहा है तो इसका इम्पैक्ट आएगा। आप लोग देखिए, एक टर्म होता है रोहिणी शकट भेदन, इसमें भी रेफरेंस है कि इसमें पद्म पुराण में रेफरेंस है कि शिवजी नारद जी को बोल रहे हैं कि रोहिणी नक्षत्र में आपका शनि रोहिणी नक्षत्र में जाने वाला है, कृतिका के अंतिम चरण में, वृषभ राशि में 10 डिग्री का। राजा दशरथ को इन्फॉर्म कर दो कि अगले 12 साल उनके अच्छे नहीं जाने, महामारी बीमारी आनी है। ये पद्म पुराण का रेफरेंस है, हवाबाई नहीं है। ओके, तो यहाँ पर एक रोहिणी शकट भेदन भी साथ में मिल जाएगा इसको 2030 के आसपास। इसका इम्पैक्ट हालांकि 2027 में शुरू हो जाएगा। तो रोहिणी शकट भेदन, जुपिटर का अतिचारी होना, तो ये बड़ा 2027 से जो टाइम है थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। इसमें महामारी, क्लाइमेट चेंजेस, कोई बड़ी मैन मेड आपको कोई डिजीज कर देना, कुछ लोगों का जैसे बोल रहे हैं कि फ्रंट वॉर पे जाना, ऐसा फ्रंट आपका थर्ड वर्ल्ड वॉर जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन इस बार थर्ड वर्ल्ड वॉर मिसाइलों से और बंदूकों से नहीं लड़ा गया। पहला वाला वर्ल्ड वॉर आपका आदमियों से लड़ा, बहुत लोग मारे गए। दूसरा मिसाइल्स यूज़ की गई। यहाँ पर साइबर अटैक्स होंगे, आपके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स उनको हाईजैक किया जाएगा, आपके जो बैंकिंग सिस्टम्स हैं उनको हाईजैक किया जाएगा, मैन मेड डिसीज भेजी जाएंगी, डिजास्टर्स भेजे जाएंगे, जो एक साथ इम्पैक्ट नहीं चलेंगे, टाइम टू टाइम करते जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि चारों तरफ लड़ाइयाँ छिड़ गई और अमेरिका ने नई दिल्ली पे मिसाइल गिरा दी और चाइना ने यहाँ पर गिरा दी, ऐसा कुछ नहीं होना। ओके, ग्रेट। तो मैं इसका भी दे देता हूँ। रोहिणी शकट भेदन जब लास्ट हुए, इनके साथ जब जब ट्रांजैक्शन मिला, तो आप ऑडियंस समझ सकती है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था तब जुपिटर भी अतिचारी था, रोहिणी शकट भेदन भी था 1914 के आसपास। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम भी रोहिणी शकट भेदन यानी हो रखा था और जुपिटर अतिचारी हो रखा था। थर्ड हुआ था आपका जो रोहिणी शकट भेदन 1971 में। आपने बहुत बड़ा युद्ध देखा, बांग्लादेश का विभाजन देखा। फिर आपने जो सबसे लेटेस्ट की हम बात करेंगे, 30 साल पहले जो हुआ था 2001 में, आपने भुज में बहुत विनाशकारी भूकंप देखा, गोधरा में दंगे देखे, संसद पर हमला देखा, और आपने शायद अमेरिका और इराक और अफगानिस्तान की वॉर देखी आपने इस टाइम ड्यूरेशन में, और सद्दाम हुसैन जैसी ताकत का अंत होना, इन सब सारी चीज़ों को आपने देखा। तो ये पास्ट इम्पैक्ट है। हम इन डेटा को एनालाइज करके कि जब जब ऐसे इम्पैक्ट आए हैं तो ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन फैक्ट एंड फिगर को हम रख रहे हैं कि ऐसा होने के और चांस है। बाकी तो एक ही चीज़ है, ये केवल फैक्ट एंड फिगर है। बाकी एक चौपाई है तुलसीदास जी की कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब विधि हाथ। तो जो होना है वो होगा, जो कैलकुलेशन बताती है वो मैंने आपको बता दिया। ग्रेट। लाइक आई गेस कि साल का एंड बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि हमने सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात नहीं की, हमने लेम उपाय इसकी बात नहीं करी, हमने आज बहुत क्रिटिकल थिंकिंग करी है। तो मेरे को भी बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच सर। लास्ट में आप ऑडियंस को कुछ कहना चाहते हैं? मैं ऑडियंस को एक ही चीज़ बोलूँगा कि आई होप, जैसे मैंने कमिट किया था कि इस पॉडकास्ट के ख़त्म होने तक आप अपनी लाइफ को एक नए एस्पेक्ट के साथ देखेंगे। एस्ट्रोलॉजी के नाम पर आपके मन में जो कन्फ्यूजन थी, जो डर था, वो ख़त्म होगा। और आप एक चीज़ पे तो आज से ज़रूर बिलीव करना शुरू करेंगे, वो है कर्मास। कि आप जितने अच्छे कर्मास करते जाएंगे, जितने आप अपने एफर्ट्स बढ़ाते जाएंगे लाइफ में, आपकी जो प्लैनेट्स हैं वो अपने आप ठीक होते जाएंगे। एक रेमेडी अगर फिर भी आप करना चाहते हैं जो आपको इनर एनर्जी दे, तो मैं सभी लोगों से कहूँगा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करें। हफ्ते में 1 दिन करें, पूरी शिद्दत पूरे मन के साथ करें। इसको करने के बाद अपनी लाइफ में आप बहुत पॉजिटिव चेंज देखेंगे, और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके 9 के 9 प्लैनेट अपने आप ठीक हो जाएंगे। आप बस इतना ही करो, अच्छे काम करो, मानवता के लिए जो अच्छा हो सकता है वो करो। दिन में कोई एक ऐसा काम करो जो किसी हंसते हुए
जो किसी रोते हुए इंसान के चेहरे पर हंसी ला दे, और आप देखिए आपकी एस्ट्रोलॉजी या आपके प्लैनेट्स कितना अच्छा काम करना शुरू कर देंगे। ग्रेट, थैंक यू सो मच आने के लिए। एंड आखिरी सवाल पे मैं आता हूँ जो मैं सबसे पूछता हूँ, कैसा रहा आपका अडोंटॉक्स का एक्सपीरियंस? नहीं, बहुत अच्छा रहा। सबसे अच्छा मुझे लगा कि आपने बहुत साइंटिफिक जो क्वेश्चंस हमसे पूछे, और मैंने भी छोटी सी कोशिश की कि उनका साइंटिफिक फैक्ट एंड फिगर वाइज आपको आंसर दूं जी। और आपके साथ जो इंटरेक्शन रहा ये बहुत बढ़िया रहा, बहुत एनर्जी मैचिंग रही आपके साथ। बहुत बढ़िया, मजा आई होप हम मिलते रहेंगे 100%। अभी आई गेस मोक्ष पे भी एक पॉडकास्ट करेंगे, बिल्कुल, जहाँ पे मोक्षा पे लोगों को करेंगे मोक्ष हम। समझाएंगे। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अडोंटॉक्स में आने के लिए। थैंक यू।